नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे कार्यपालिका, जिसमें कुछ पोर्शन हमने पिछली क्लास में अधूरा छोड़ दिया था, उसको पूरा करेंगे। इसके बाद हम आज की इस क्लास में विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका या भारत में कहें तो संसद की बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा मंत्रिमंडल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थायी कार्यपालिका के रूप में किस प्रकार से नौकरशाही अपनी भूमिका निभाती है, हम उसकी बातचीत करेंगे। स्टूडेंट्स आ चुके हैं, क्लास में जुड़ चुके हैं। 7 बजते ही सारे स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करते हैं, ये बहुत अच्छी आदत है आप लोगों की। तो स्टूडेंट्स, करें आज की इस क्लास का आगाज़। तो हमारे आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। पिछली क्लास में आपने क्या देखा था, प्रधानमंत्री सबसे पहले किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस संबंध में जैसा कि आपको मैंने बताया था, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रपति इस संबंध में भले ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति रखता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए होते हैं। हाथ बंधे हुए होने का मतलब क्या है कि वो मनमर्जी नहीं कर सकता। जो भी बहुमत दल है उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाना होगा। अगर किसी भी दल को मेजॉरिटी ना मिले, बहुमत ना मिले, तब राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। स्वविवेक की शक्ति का मतलब यह है, उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करता है कि किस दल को यह अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आया हो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाए और फिर उन्हें कहा जाए कि आप अपने बहुमत को सिद्ध कीजिए। इस संबंध में राष्ट्रपति अपना स्वविवेक यूज़ करता है। वो चाहे तो जो सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आया हुआ दल है उसे आमंत्रित करे, और चाहे तो उससे भी कम सीटें लेकर के आए हुए दल को भी वो आमंत्रित कर सकता है। बस आमंत्रित करने के बाद, आमंत्रित करने का मतलब है वो कहेगा कि आइए आप प्रधानमंत्री का पद लीजिए। एक समयावधि निर्धारित की जाती है, उस समयावधि में आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर वो निर्दलीय या किसी छोटी पार्टियों को अपने साथ में लेकर के अपनी मेजॉरिटी सिद्ध कर दे, अपना बहुमत सिद्ध कर दे, तो वो प्रधानमंत्री बन जाता है। कई बार स्टूडेंट इस बात को लेकर के बड़े कंफ्यूज रहते हैं, पूछते भी हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। प्रधानमंत्री कभी चुना नहीं जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के लिए होता है। प्रधानमंत्री जो बनता है वो या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि मंत्री परिषद में जिनको लिया जाता है, क्योंकि मंत्री परिषद का एक हिस्सा खुद प्रधानमंत्री भी है, दोनों सदनों की सदस्यता आवश्यक है। दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता आवश्यक है, दोनों की नहीं। और दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होती है, अगर वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है तो। ये हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था। और अब हम बात करेंगे, आयुष शायद कह रहे हैं सर अच्छे से समझाइए। शायद हो सकता है आयुष को समझ में नहीं आया हो, वापस रिपीट कर देता हूं मैं इस बात को, और बड़े आराम से रिपीट करता हूं, आप लोग इसको समझिएगा। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में ये प्रावधान है हमारे संविधान में, जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसे प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, किसे नियुक्त किया जाएगा? जिसके पास मेजॉरिटी हो, जिसके पास बहुमत हो। बहुमत का मतलब है जिसके पास लोकसभा में कम से कम 272 से अधिक सदस्य हो। मैजिकल आंकड़ा 272 अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक दल के पास में है तो उस दल का जो नेता होगा उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। किसी भी दल के पास मेजॉरिटी नहीं है, ऐसी स्थिति में जो भी दल आसपास में होगा उनमें से किसी भी दल को राष्ट्रपति ये कहेगा कि आप अपनी मेजॉरिटी सिद्ध कीजिए, अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, और उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। अभी एक विद्यार्थी ने थोड़ी देर पहले अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल दिया था, रण सिंह ने। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आपको ध्यान हो तो ऐसा हो चुका है कि 1996 में 1996 में जब
भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली तो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ये कहा गया कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्हें कहा गया आप प्रधानमंत्री पद संभालिए। लेकिन जो समयावधि उन्हें दी गई थी उस समयावधि के दौरान वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में जो भी दूसरा दल होता है उसे मौका दिया जाता है। उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी और एस.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। एक गठबंधन हुआ था, गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री एस.डी. देवेगौड़ा बने और दूसरे प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने थे। तो यहाँ आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कब करता है, जब किसी भी दल को मेजॉरिटी ना मिले, जब किसी भी दल को बहुमत ना मिले। मुकेश, आप शायद जानना चाहते हैं 12वीं की क्लास कब आती है। देखिए, अभी 12th का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम उसकी क्लासें अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी मॉडल पेपर उसका बाकी है। होली के बाद मॉडल पेपर करवाया जाएगा। जैसे ही उसकी डेट फाइनल होगी कि उस दिन मॉडल पेपर है, उस दिन का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। आप होली तक अपना वेट कीजिए, मतलब 20 तारीख के बाद, 20 तक तो अभी नहीं होगी क्लास, 20 के बाद 21-22 या उसके आसपास कभी भी वो क्लास हो सकती है, जबकि आपको मॉडल पेपर करवाया जाएगा। अब आगे होगा आपको समझ में। चलिए आगे हम बढ़े तो प्रधानमंत्री की अगर शक्तियों की बात करें, हमने पिछली क्लास में देखा था प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद को गठित करता है। ये शक्ति वैसे राष्ट्रपति की है औपचारिक रूप से, यानी कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रधान होने के नाते उस मंत्रिपरिषद का जिसका गठन प्रधानमंत्री ने किया है उस पर अपनी अंतिम स्वीकृति देता है। लेकिन अंतिम स्वीकृति का मतलब केवल एक फॉर्मेलिटी है, केवल एक औपचारिकता है। जो सूची प्रधानमंत्री के द्वारा तय की जाएगी वही मंत्रिपरिषद होगी। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के बीच में कार्यों का विभाजन करता है। कार्यों का विभाजन करने का मतलब है काम का बंटवारा, कौन सा मंत्री किस मंत्रालय को संभालेगा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय कैबिनेट जो है, मतलब भारत की जो कैबिनेट है, सेंट्रल कैबिनेट कह लीजिए आप, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण है, अमित शाह गृह मंत्री के रूप में है। तो ये जो मंत्रालय हैं ये प्रधानमंत्री के द्वारा तय किए गए हैं कि कौन कौन से मंत्रालय को संभालेगा। हमने इन पर कल चर्चा की थी। प्रधानमंत्री कुछ और शक्तियों का प्रयोग भी करता है, तो वो शक्तियां क्या है, हम उसकी बात यहां पर करते हैं। शिवानी शामरिया ने लिखा है राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग किया गया था। देखिए, के.आर. नारायणन से मुझे याद आया, कल की क्लास में एक विद्यार्थी ने पूछा था प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो वो के.आर. नारायणन ही थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति। और उनका कार्यकाल जो था, जैसा कि आपने लिखा है, 2007 से 1997 से लेकर 2002 तक का कार्यकाल उनका था। और ये ऐसा समय था जब गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा था। गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां बढ़ जाती है, क्योंकि किसी को भी जब मेजॉरिटी न मिले उस समय राष्ट्रपति स्वविवेक से डिसीजन लेता है कि उसे किसे मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों में अगली शक्ति की। तो देखिए, प्रधानमंत्री और किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है। लोकसभा में नेता की भूमिका निभाता है। लोकसभा का नेता, ये प्रधानमंत्री की एक भूमिका है। इसके अलावा विदेशों से संबंधों का निर्धारण, विदेशों से संबंधों का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी तरह से राष्ट्र की नीति का निर्माता, राष्ट्र की नीति का निर्माता देखिए, लोकसभा का नेता वैसे भी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में नेता की भूमिका निभाते हुए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को हेल्प प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, जो भी कार्यवाही का संचालन होता है उस संचालन में। विदेशों में
विदेशों से जो संबंधों का निर्धारण है, वैसे आप जानते हैं कि विदेश मंत्रालय होता है, विदेश मंत्री भी होता है। कई बार प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय को खुद अपने पास में भी रख लेते हैं और कई बार विदेश मंत्री को भी नियुक्त किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से विदेशों में जो संबंध स्थापित, विदेशों के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। विदेश मंत्री एक तरह से कहा जाता है ग्राउंड लेवल पर काम करता है। ग्राउंड लेवल का मतलब यह है जमीनी स्तर पर दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने को लेकर के जो काम विदेश मंत्री करता है, उसका फाइनल रूप जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही उसे दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा एक नई प्रकार की विदेश नीति का संचालन किया गया है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, यानी कि दोनों गुटों से भारत को अलग रख करके एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने किया था। और आज वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि भारत एक एग्रेसिव विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें वो किसी भी देश के दबाव में नहीं है, वो खुलकर अपने संबंधों का निर्धारण कर रहा है। अभी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत को रूस के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया और स्पष्ट शब्दों में कहा यह भारत के राष्ट्रीय हितों के हित में नहीं है, इसलिए भारत रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकता। तो ऐसे कई मामले हैं जहां पर भारत ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी यानी कि एक मजबूत विदेश नीति को दिखाया है। तो ये प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी शक्ति कही जा सकती है विदेशों के साथ में जो संबंधों का संचालन है। राष्ट्र की नीति का निर्माता हमारा देश, राष्ट्र हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये नीतियां जो भी बनती है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल, कर्तव्य में लिखा है प्रधानमंत्री तय करता है मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो मैं बता रहा था आपको राष्ट्र की नीति का निर्माता कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, हमारी नीति क्या होगी, ये सब प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय किया जाता है। प्रधानमंत्री जितनी भी मंत्रिपरिषद की बैठकें होती है उन बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि जो बैठक होती है उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य सभी भाग नहीं लेते हैं, केवल कैबिनेट स्तर के सदस्य ही भाग लेते हैं। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता ये वो सारी शक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा काम में ली जाती है। और अगर हम ये कहें जितनी भी शक्तियां हमने राष्ट्रपति की देखी है वो भी देखी जाए तो प्रधानमंत्री ही काम में लेता है। अगर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करेगा प्रधानमंत्री से राय लेगा, युद्ध बंद करने की घोषणा करेगा प्रधानमंत्री से राय लेगा। जिन जिन राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की राय से करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। विदेशों में जितने राजदूतों की नियुक्तियां की जाती है वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। मतलब राष्ट्रपति जितनी भी शक्तियों का प्रयोग करता है वास्तव में देखी जाए तो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री की ही होती है। और यही कारण है कि वर्तमान में भारत की जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, उसे हम प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कह करके पुकारते हैं। मतलब एक तरह से सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। प्रधानमंत्री इतनी ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों की चर्चा की है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे स्थायी कार्यपालिका के बारे में, जिसे हम दूसरे शब्दों में नौकरशाही कहकर पुकारते हैं। देखिए कार्यपालिका के दो प्रकार हैं, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी कार्यपालिका हम किसको कहते हैं? अस्थायी कार्यपालिका है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद
और आप इसके साथ राष्ट्रपति को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रधान हैं। ये हमारी अस्थायी कार्यपालिका क्यों कहलाती है? क्योंकि ये 5 साल के बाद बदल जाती है। 5 साल के बाद शासन चेंज होता है, चुनाव होते हैं। हो सकता है कि चुनाव में देते हैं जो पहले किसी मंत्रालय के हेड हुआ करते थे, तो एक नई मंत्रिपरिषद होती है, ये 5 साल के बाद बदलती है, इसलिए हम इसे अस्थायी कार्यपालिका कह करके पुकारते हैं। जबकि स्थायी कार्यपालिका क्या है? स्थायी कार्यपालिका है नौकरशाही। स्थायी कार्यपालिका क्या है? नौकरशाही। एक विद्यार्थी ने पूछा है 44वां संविधान संशोधन के बारे में, शायद वो कुछ जानना चाह रहे हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने दृष्टिकोण से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया था, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे हमारे संविधान में। उस समय मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। इसके अलावा संविधान में जो मूल ढांचा है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया था। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपने आप में एक छोटा संविधान है। लगभग 53 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन के दौरान कहीं ना कहीं से टच किया गया था, उनमें संशोधन किए गए थे। 44वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से संपत्ति रखने के अधिकार को मौलिक अधिकारों के बजाय कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, ये 1978 में हुआ था और 79 में इसे लागू कर दिया गया था। तो यहाँ आपको शायद आपका जो उत्तर जानना आप चाह रहे थे वो आपको मिल चुका है। चलिए, अब हम बात करते हैं नौकरशाही की। नौकरशाही, इंग्लिश में जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ये स्थायी कार्यपालिका क्यों कहलाती है? इसका एक कारण है। स्थायी कार्यपालिका इसलिए कहलाती है कि ये जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ, या पूरी अगर हम कहें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनके नीचे एक बहुत बड़ा तंत्र काम करता है, और वो तंत्र होता है प्रशासनिक भाग या प्रशासनिक विभाग। कोई भी नीति जो निर्धारित की जाती है, नीति बनाना, नीति को लागू करना, उनमें स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही की बहुत अहम भूमिका होती है। क्योंकि ये नौकरशाह जो होते हैं या स्थायी कार्यपालिका जो होती है, यहाँ पर कौन बैठते हैं, कौन लोग होते हैं? ये होते हैं अपने कार्यों के विशेषज्ञ, अपने कार्यों के विशेषज्ञ। अपने कार्यों के जो विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें एक ही काम को करते हुए लंबा समय हो जाता है, वो बहुत जानकार बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। मंत्रालय में जितने भी मंत्री आते हैं, उन मंत्रियों को सलाह देने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो ये क्या करते हैं? मंत्रियों को सलाह देने का काम। अब 2 मिनट के लिए देखिए कि जो भी मंत्री बन करके आते हैं, रक्षा मंत्री के पद पर जिस व्यक्ति को बिठाया गया है, गृह मंत्रालय जिसको दिया गया है, विदेश मंत्रालय जिसको दिया गया है, अगर इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय के काम को नहीं देखा, गृह मंत्रालय के काम को नहीं देखा, तो ना तो गृह मंत्रालय में जिस व्यक्ति को काम दिया गया है वो उस मंत्रालय की जानकारी रखता है, और ना विदेश मंत्रालय में जिस व्यक्ति को काम दिया गया है वो उस कार्य की जानकारी रखता है। तो ऐसी स्थिति में उनको कौन सलाह देगा? ये सलाह देने का काम किसके द्वारा होता है? स्थायी कार्यपालिका के द्वारा होता है। स्थायी कार्यपालिका उनके कार्यों के लिए, कि काम उनको कैसे करना है, ये सलाह देने का काम करती है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो भी नीति बनती है, प्रधानमंत्री को नीति निर्माता कहा जाता है, उन नीतियों को बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्थायी कार्यपालिका की। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्पेशलिस्ट हैं, अपने कार्यों के बहुत अच्छे जानकार हैं। और जानकार क्यों हैं? क्योंकि लंबे समय तक वो अपने इसी काम को कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर एक ही काम को लगातार करता है, एक ही पद पर लंबे समय तक काम करता है, तो उसको अपने कार्य का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है, वो विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये नौकरशाह जो होते हैं वो एक बार जब पद पर आते हैं, तो पद पर आने के बाद
जब तक उनके रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है तब तक वो अपने पद पर बैठकर काम करते हैं। हम जानते हैं भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षाएं होती है जिन्हें आईसीएस कहा जाता है। उसके माध्यम से हम देखते हैं आईएएस आईपीएस वगैरह बनकर के निकलते हैं। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं, आईपीएस का मतलब पुलिस सर्विस में आते हैं, आईएफएस का मतलब फॉरेस्ट सर्विस में आते हैं। ये सारे बहुत कठिन मेहनत करके, पढ़ाई करके, कंपटीशन जो कि देश का सबसे टफेस्ट कंपटीशन होता है उसको पास करके आते हैं। फिर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने के बाद ये उस पद पर काम करते हैं। इसका मतलब ये विशेषज्ञ बन जाते हैं। जो भी राजनीतिक कार्यपालिका है या अस्थायी कार्यपालिका है, वो अस्थायी कार्यपालिका तो चुनाव जीत करके आने वाले मंत्रियों की है। इन मंत्रियों को, इनके लिए कोई पढ़ाई भी फिक्स नहीं है कि उनको कम से कम अपने विषय में पीजी होना चाहिए या फिर राजनीति को लेकर के उसको कोई विशेष जानकारी होनी चाहिए, ऐसा भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग जो भी मंत्री बन करके आते हैं ये इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल, एक विद्यार्थी है शायद ज्योति, जिन्होंने पूछा है सर जी आप रिप्लाई क्यों नहीं देते। देखिए ज्योति, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन मेरी नज़र में नहीं आया है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, और अगर आपका क्वेश्चन मेरी नज़र में आएगा तो निश्चित रूप से रिप्लाई किया जाएगा। तो हम स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही की बात कर रहे थे। आपको समझ में आ गया होगा कि हम नौकरशाह किसको कह करके पुकारते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सिविल सेवाओं के वर्गीकरण की बात करें भारत में, तो सिविल सेवाओं के वर्गीकरण में आप देखेंगे अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा इसमें आती है, भारतीय वन सेवा भी आती है, फॉरेस्ट सर्विस भी इसमें आती है। केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय राजस्व सेवा है। प्रांतीय सेवाओं में बिक्री कर अधिकारी जो होते हैं। ये 3 भागों में बटी हुई आपको दिखाई दे रही है। पहला भाग आपको क्या दिखाई दे रहा है? अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? केंद्रीय सेवा के रूप में। और तीसरा क्या दिखाई दे रहा है? प्रांतीय सेवा के रूप में। यहाँ आपको समझना ये है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यहाँ जो व्यक्ति इस सेवा में आता है वो यूपीएससी जो एग्ज़ाम करवाता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। आप सभी जानते हैं राजस्थान में इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती है उनको आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कंडक्ट करवाता है, जबकि यूपीएससी पूरे भारत की जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उनको कंडक्ट करवाने का काम करता है। यहाँ से भारत के क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इन परीक्षाओं को पास करके इस नौकरी को प्राप्त करता है। उसके बाद वो भारत में कहीं पर भी सेवा में उसको भेजा जा सकता है। यानी कि वो पूरे भारत में किसी भी राज्य में केंद्रीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उसके अधीन वो काम करता है। जबकि केंद्रीय सेवाओं में केंद्र सरकार के अधीन जो काम करने वाले होते हैं उनको रखा जाता है। जैसे कि विदेश सेवा है तो विदेश मंत्रालय के अंदर जो भी प्रशासनिक वर्ग काम कर रहा है, और विदेश मंत्रालय का मतलब भारत के दूसरे देशों के साथ जहाँ जहाँ हमने अपने दूतावास बना रखे हैं वहाँ हमारे राजदूत रहते हैं, तो वो राजदूत जो कि नियुक्त होकर के जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, हमारा पूरा एक ऑफिस वहाँ काम करता है। उनके साथ में जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको विदेश मंत्रालय की बहुत अच्छी जानकारी होती है वो उस सेवा में कार्यरत रहते हैं। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि केंद्रीय सेवाओं में काम करेंगे, और प्रांतीय सेवाओं में जिनको कि किसी राज्य स्तर पर सेवा के लिए काम दिया जाता है। तो ये कहलाती है हमारी अखिल भारतीय जो सेवाएं या सिविल सेवाएं जो होती है उनका वर्गीकरण। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की। देखिए जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है, संसदात्मक कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। हमने संसदात्मक कार्यपालिका को पूरे चैप्टर में पढ़ा है, और जहाँ पर आपने देखा कि संसदात्मक में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कि अमेरिका में है, हमने अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हुए देखा कि उसमें केवल राष्ट्रपति एक ही पद होता है और वही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लेकिन अर्ध अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, जो कि फ्रांस में भी है, रूस में भी है,
जो कि श्रीलंका में भी है, उसकी क्या विशेषता है, हम यहाँ पर थोड़ी उसकी विशेषताओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। IFS अभिषेक ने पूछा है, जिसका मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा जो होती है, जो हम वन विभाग के अधिकारियों को देखते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होती है वो IFS कहलाती है। अब यहाँ पर आप श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 1978 में श्रीलंका में संविधान संशोधन किया गया और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जब संसदात्मक शासन प्रणाली हमने पढ़ी जो भारत की है, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं भारत के संदर्भ में। लेकिन श्रीलंका में चूंकि अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो वहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है, क्योंकि राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाना है। राष्ट्रपति द्वारा संसद बहुमत दल के नेता या बहुमत दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। बहुमत दल के सदस्यों का मतलब यह है कि जो भी वहाँ की संसद है, उस संसद में जो भी मेजॉरिटी में है, बहुमत दल है, उसमें से किसको प्रधानमंत्री बनाना है ये राष्ट्रपति तय करता है। जबकि भारत में संसदीय व्यवस्था में जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को राष्ट्रपति बनाना होता है। जबकि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने सहयोग के लिए जिस प्रधानमंत्री का पद सृजन किया गया है, प्रधानमंत्री, शायद एक विद्यार्थी ने IPS के बारे में पूछा। देखिए अभी मैंने सभी सेवाओं के बारे में बताया था आपको। IPS इंडियन पुलिस सर्विस होती है, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये हमारी पूरी की पूरी अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं कहलाती है। हाँ, IPS का फुल फॉर्म बिल्कुल बता दिया है, आयुष शायद आपने पूछा था। चलिए, तो यहाँ आपने देखा कि जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। जो भी संसद में बहुमत दल है उसमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को हटाया जा सकता है। जिन मंत्रियों को राष्ट्रपति अपने साथ कैबिनेट में रखना चाहता है वो अगर बदलना चाहे तो बदल भी सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने मंत्री परिषद में किस किस को रखना चाहता है, वो चाहे तो बदल भी सकता है। राष्ट्रपति केवल उस पर हस्ताक्षर करने का काम करता है। जबकि श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो समय से पहले ही जिसको प्रधानमंत्री बनाया उसको बदल सकता है और जिसको अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है उसको परिवर्तित कर सकता है। राजेश, आपने IPS क्या होता है इसके बारे में लिख करके पूछा है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले IPS के बारे में बताया है। अब शायद आपको अपना उत्तर मिल चुका होगा, तो क्वेश्चन को वापस रिपीट मत कीजिए। IPS इंडियन पुलिस सर्विस होता है, अभी आपको मैं बताया था। राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है अगर हम श्रीलंका के इस अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें, जबकि भारत में वास्तविक प्रधान की भूमिका कौन निभाता है, प्रधानमंत्री निभाता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, कितना, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर समय से पूर्व राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जैसा कि हम भारत में भी देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग पद्धति का सहारा लिया जाता है, जिसके अंतर्गत विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत का मतलब है सदन के 2/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव को पारित करें, और नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन भी है, जितनी कुल सदस्य संख्या उसका मेजॉरिटी है उसका बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेम वही प्रोसेस श्रीलंका में भी है। 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव पर संसद का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य है। केवल 2/3 बहुमत ही नहीं, साथ में जो भी संसद का अध्यक्ष है उसकी भी स्वीकृति उस पर अनिवार्य होती है।
हाँ रण सिंह, आपने शायद पूछा है स्विस प्रणाली क्या है। स्विस प्रणाली के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, मैं अगर ये क्लियर समझूं तो ही आपका जवाब दे पाऊंगा। संसद द्वारा 2/3 सदस्य, देखिए शायद आपको 2/3 सदस्यों को लेकर के अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो 2/3 सदस्यों का मतलब मैंने आपको बताया कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य कहलाता है। अब अगर भारत में अगर आप बात करें तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545 है। 545 का अगर 2/3 निकालना है तो आप इंटू 2/3 कर दीजिए। अब आप इसका भाग लगाएंगे, जो भागफल आएगा वो इसका 2/3 कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और इस चैप्टर से बाहर आते हुए हम बात करेंगे नए चैप्टर की, जिसका नाम है विधायिका। मोतीराम, आप शायद पूछ रहे हैं भूगोल की प्रश्न बैंक नहीं मिल रही है। देखिए प्रश्न बैंक जो भी ऐप में विद्यार्थी हैं उन सभी को ऐप में प्रश्न बैंक, अच्छा आप शायद 12th के होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि प्रश्न बैंक तो जो है वो केवल 12th के लिए ही रखी गई, 11th के लिए कोई प्रश्न बैंक नहीं है। तो वो प्रश्न बैंक सारी ऐप में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिल गई है। आप एक बार वापस ढंग से देखें, ज़रूर मिली होगी अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो। चलिए, तो विधायिका के बारे में हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। विधायिका किसको कहा जाता है? विधायिका कानून बनाने वाले अंग को कहा जाता है। भारत में विधायिका संसद है, ब्रिटेन में विधायिका पार्लियामेंट है, अमेरिका में विधायिका कांग्रेस है। इसी प्रकार से अलग अलग देशों में विधायिका को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। आप जैसा कि यहाँ पर पीछे जो बैकग्राउंड में ये एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो संसद का ही है, पार्लियामेंट का ही है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कानूनों का निर्माण करना। तो हम आज इसी विधायिका के बारे में अब यहाँ से चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि संसद की आवश्यकता हमें क्यों है, यानी कि संसद का महत्व क्या है। हम यहाँ पर महत्व की चर्चा करने जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट संसद की आवश्यकता को लेकर के। हम इस चैप्टर को अब आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक लेता हूं, फिर लौटता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, संसद की आवश्यकता की बात कर रहे थे, क्या महत्व है, संसद की हमें ज़रूरत क्यों है। लेकिन इससे पहले संसद के बारे में आप ये जान लीजिए कि संसद भारत में किन किन से मिलकर के बनती है। तो भारत में राष्ट्रपति, व प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करना होगा। राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के संसद कहलाते हैं। यह आपकी पार्लियामेंट है, संसद है। तो संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के होता है। ये तीनों ही संसद के अंग हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे संसद की हमें आवश्यकता क्यों है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व तो आप ये जान लीजिए, विधि निर्माण करना यानी कि कानून बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कानून बनाना। इसके अलावा दूसरा कार्य संसद का जो है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, ये दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य है महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस या
विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। देखिए, चिंतन किया जाता है संसद के अंदर। संसद वह अंग है सरकार का, सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उनमें से संसद वो अंग है जो कि चिंतन का काम करता है। चिंतन का मतलब यहाँ पर बैठ करके देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये सब जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो तय करते हैं। कानून भी इसी संसद में बनाया जाता है। तो संसद एक तो कानून बनाने का काम करती है, दूसरा काम करती है कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाने का। कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाने का मतलब यह है कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण विशेषता है इस प्रणाली की कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है, विधायिका को यह अधिकार है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखे। कैसे नियंत्रण रखती है? कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव लाए जाते हैं और कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को त्यागपत्र देने के लिए भी मजबूर किया जा सकता है। इन सभी प्रस्तावों के माध्यम से विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसे हम कहते हैं, कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। हमारे देश में जितने भी वर्तमान समय के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर भी यहीं पर बहस होती है, यहीं पर चिंतन किया जाता है। समय समय पर अलग अलग प्रकार के मुद्दे समय के साथ जन्म लेते हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए, ये सब तय होता है इसी संसद में बैठ करके। अब यहां पर आप देखें, द्विसदनात्मक विधायिका क्यों रखी जाती है। हमने भी देखा कि संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। क्या यह काम एक ही सदन नहीं कर सकता था? 2 सदन की आवश्यकता हमें क्यों है? कानून बनाने का काम केवल एक सदन भी तो कर सकता है, फिर दूसरा सदन क्यों रखा गया है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की हमें आवश्यकता क्यों है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को समझने के लिए, विधायिका को समझने के लिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम केंद्र में बात करें तो संसद के जो 2 सदन हैं वो आप सभी जानते ही हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 सदन किसके हैं? संसद के। संसद का ही दूसरा रूप राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल में भी कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल को अपनाया गया है, तो कुछ राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल को अपनाया गया है। अब अगर हम विधानमंडल के 2 सदनों की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 सदन हैं। लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 सदन हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा है आपने। रण सिंह राठौड़ ने लिखा है कि जो प्रश्नकाल होता है उसमें संसद के अधिवेशन में सदस्यों को तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। ये देखिए, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि कार्यपालिका उत्तरदायी है व्यवस्थापिका के प्रति, तो उत्तरदायित्व यहीं से दिखाई देता है कि जितने भी मंत्री अपने अपने मंत्रालय का काम कर रहे हैं, वो अपने मंत्रालयों से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में संसद में उनको जवाब देना होता है। विपक्ष उनसे प्रश्न पूछता है, जैसा कि बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है अभी, कि बहुत तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका जवाब मंत्रियों को देना होता है। तीखे प्रश्न का मतलब यह है कि आपने जो पॉलिसी अपने मंत्रालय को लेकर के बनाई है वो पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल है। अगर उसका फेल्योर है तो विपक्ष वो फेल्योर यानी कि असफलता को भी उनके सामने रखता है। तो ये एक कठिन काम होता है प्रश्न का जवाब देना। आप जो भी काम कर रहे हैं मनमाने तरीके से नहीं कर सकते, उस पर नियंत्रण जरूरी है। तो नियंत्रण लगाने के लिए ही इस प्रणाली को हमारे यहाँ पर अपनाया गया है।
हाँ जी बिल्कुल, चंद्रवीर सिंह कह रहे हैं सर हमारे यहाँ पर केवल एक विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो हम संसद पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले विधानमंडल पर एक चर्चा कर ली जाए। विधानसभा और विधान परिषद दो सदन, लेकिन भारत में ज़्यादातर राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल को अपनाया गया है। द्विसदनात्मक विधानमंडल कौन कौन से हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, KUMBAT। देखिए कर्नाटका, K फॉर कर्नाटका या कर्नाटक, U फॉर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और T फॉर तेलंगाना। ये हो गया आपका KUMBA और T। ये वो राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। क्या है ये? द्विसदनात्मक विधानमंडल। बाकी इनके अलावा जितने भी राज्य हैं वहां सब एक सदनात्मक विधानमंडल रखा गया है, अर्थात वहां केवल विधानसभा ही काम करती है, वहां विधान परिषद नहीं होती है। राजस्थान में विधान परिषद के गठन को लेकर के राजस्थान की मंत्रिपरिषद यहां से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज चुकी है, और केंद्र सरकार जब उस पर अपनी स्वीकृति देगी तो फिर यानी कि जब तक संसद की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक हम यहाँ पर दूसरा सदन यानी कि विधान परिषद का गठन नहीं कर सकते। यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, विधानसभा सभी राज्यों में है, जबकि विधान परिषद जहाँ केवल द्विसदनात्मक विधानमंडल को अपनाया गया है वहीं पर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही सदन हैं, जबकि केंद्र के अंदर आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन अनिवार्य रूप से हैं। अब हम चर्चा ये कर रहे थे कि द्विसदनात्मक विधानमंडल की हमें आवश्यकता क्यों है, इसका कारण जान लीजिए। पहला कारण, भारत में संघात्मक व्यवस्था है, हम सभी जानते हैं, संघात्मक शासन। और जहां पर संघात्मक शासन होता है वहां पर दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सदन, और दूसरा सदन कहा जाता है किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो पहला आपको यहां पर जो द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को जो अपनाया गया उसका कारण आपको समझ में आ गया होगा कि संघात्मक शासन भारत में अपनाया गया है, और संघात्मक शासन होने के कारण दूसरा सदन राज्यसभा जो भारत में है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिका में भी इसी प्रकार से संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो वहाँ पर 2 सदन जो हैं कांग्रेस के, वहाँ पर संसद को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के 2 सदनों में प्रथम सदन की भूमिका निभाती है वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा हिंदी में कहते हैं, और सीनेट है वहाँ का दूसरा सदन जो कि वहाँ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण काम है। अब यहाँ अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक शासन प्रणाली होने के नाते वहाँ पर देखा जाए तो द्विसदनात्मक की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ तो केवल एक सदन ही काम कर सकता था, क्योंकि राज्यों की वहाँ अलग सरकारें ही नहीं है, राज्यों के प्रतिनिधित्व की वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। तो वहाँ पर जो दूसरा सदन है
वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड क्यों बना, इसका कारण समझिए। हाउस ऑफ कॉमन वहाँ आम लोगों को प्रतिनिधित्व देती है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ के जो विशिष्ट वर्ग हैं, परंपरागत रूप से जो वहाँ पर उच्च वर्ग में लोग रहे हैं, विशेषकर राजघराने से संबंधित लोग और धर्माधिकारी, उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक अलग सदन बनाया गया जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि जो वहाँ के राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे और जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे, वो आम लोगों के बीच में बैठना नहीं चाहते थे, वो हाउस ऑफ कॉमन में नहीं बैठना चाहते थे। इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड अलग से बन गया कि ये अलग से बैठेंगे। लेकिन भारत और अमेरिका में जो दूसरा सदन है वो अलग दृष्टिकोण से बनता है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कहलाता है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा आप कारण बता सकते हैं यहां पर विधि निर्माण प्रक्रिया में दो सदन होने से एक सदन पर अधिक भार नहीं आता, काम का बंटवारा हो जाता है, अधिक भार नहीं आता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ कानून लोकसभा में रखे जा सकते हैं, कुछ कानून राज्यसभा में रखे जा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ही सदन पर बोझ अधिक नहीं होगा, काम का भार नहीं बढ़ेगा। अगर काम का भार बढ़ गया, ज़्यादा काम उसके सिर पर आ गया, तो उसे दिक्कत आएगी कानूनों का निर्माण करने में। इसलिए दो सदन होने से काम का बोझ बंट जाता है दो अलग अलग सदनों में। तीसरा बताएंगे दो सदन होने से कानून निर्माण में कमी रहने की संभावना घट जाती है। देखिए, जब दो सदन में चर्चा की जाएगी तो एक सदन अगर कोई गलती कर भी दे कानून निर्माण में, उस गलती को दूसरा सदन सामने रख सकता है। मान लीजिए लोकसभा ने कानून निर्माण किया, फिर भेज दिया उसे राज्यसभा में विचार करने के लिए, राज्यसभा उस पर पुनर्विचार करेगी। पुनर्विचार करने से उसमें अगर कोई कमी रही है तो वो कमी दूर हो जाएगी। आपने सुना होगा डबल फिल्टर्ड सिस्टम। मान लीजिए कि आप पानी को ज़्यादा साफ प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि दो छलनी का प्रयोग करते हैं, फिल्टर का प्रयोग करते हैं। तो एक से अगर किसी प्रकार की गंदगी रह जाए तो दूसरे में छन जाती है, फिल्टर्ड हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक सदन में अगर किसी प्रकार की कानून में कमी रह गई तो वो दूसरे सदन में उसे खत्म किया जाता है। यही कारण है कि दो सदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया जाता है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का अर्थ आपको ये समझ में आ गया कि अर्थ क्या, महत्व समझ में आ गया कि क्यों अपनाया गया है। पहला, जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है तो दूसरा सदन वहाँ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, विधि निर्माण प्रक्रिया में दो सदन होने से एक सदन पर जो बोझ आता है वो बोझ नहीं आता। तीसरा, दो सदन होने से कानून निर्माण में कमी रहने की संभावना घट जाती है। और एक और आप यहाँ पर बता सकते हैं, और वो ये है कि दूसरा सदन जो होता है बुद्धिजीवी लोगों का सदन कहलाता है। दूसरा सदन बुद्धिजीवी लोगों का सदन।
देखिए, प्रथम सदन आम जनता जिनको चुन करके भेजती है उनका सदन है। लोकसभा प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा जिसमें डायरेक्ट जनता में से निर्वाचित सदस्य आते हैं, और राज्यसभा जिसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यसभा में बैठ रहा है वो लोकसभा के सदस्यों की अपेक्षा ज़्यादा अनुभवी है। इसी कारण से वो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के जा रहा है। क्या हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। कुणाल पूछ रहे हैं 12th क्लास में मॉडल पेपर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने। मॉडल पेपर हम करेंगे होली के बाद। अभी 20 तारीख तक होली की छुट्टियां रहेगी और आपकी जो आज की क्लास है वो भी आज की ही है। कल से लेकर के 20 तारीख तक आपकी अभी क्लासेस नहीं आएगी। 21 तारीख से पुनः 11th की क्लासेस आएगी और प्लस 12th क्लास का जो मॉडल पेपर का पोर्शन है वो भी करवाया जाएगा। मतलब 12th क्लास के जो विद्यार्थी अभी देख रहे हैं या आपके मिलने वाले हैं, आप उनको कह सकते हैं कि 12th क्लास का मॉडल पेपर हम 21-22 के आसपास लेकर के आने वाले हैं। सभी अपने मिलने वाले दोस्तों को भी आप इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं ताकि उस दिन वो उस मॉडल पेपर में ज़रूर उपस्थित हों, लाइव क्लास में आए और देखें ताकि उसका लाभ उनको मिल सके। चलिए, तो दूसरा सदन बुद्धिजीवी लोगों का सदन है। एक आप जानते हैं कि राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो सभी अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, तो इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए वो अपनी अलग से एक तरह से सुझाव दे सकते हैं, इन क्षेत्रों का विकास कैसे हो सकता है। तो राज्यसभा इस कारण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, या दूसरा सदन इस कारण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अलावा भी आप बता सकते हैं दूसरा सदन में, या फिर दूसरा सदन जब भी लिखूं तो आप ये समझेंगे कि वो राज्यसभा की बात हो रही है, लोकसभा की बात नहीं हो रही है। दूसरे सदन में चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से होती है। शांतिपूर्ण तरीके से होती है। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके का मतलब क्या है? जब कोई भी मुद्दा, कोई भी बात किसी सदन में रखी जाती है, कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है कि इस पर हम कानून बनाना चाहते हैं, तो जिस सदन में रखा जाएगा उस पर बहुत गर्मा गर्म बहस होगी। गर्मा गर्म बहस में आप जितना अच्छा उसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं वो नहीं निकाल पाते। लेकिन जब वो एक सदन में लंबे समय तक चर्चा में समय मिल जाता है, इस समय तक दूसरे सदन को उस कानून के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती है, बारीकियों को पता चल जाता है, फिर वो आता है दूसरे सदन में। दूसरा सदन फिर शांतिपूर्ण तरीके से उस पर विचार कर लेता है। तो शांतिपूर्ण तरीके से विचार करने से जिस कानून को हम बनाना चाहते हैं वो एक अच्छा कानून बनकर सामने आता है। यहाँ दूसरे सदन का मतलब आप राज्यसभा से नहीं ले सकते। ये दूसरा सदन लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी। क्यों? मान लीजिए पहले राज्यसभा में रखा, फिर लोकसभा में आया, तो अब दूसरा सदन यहाँ पर इस लाइन के दृष्टिकोण से क्या है? लोकसभा। लोकसभा में रखा, फिर राज्यसभा में गया, तो दूसरा सदन क्या है? राज्यसभा। यहाँ हम सेकंड हाउस का मतलब उस सदन की बात कर रहे हैं जहाँ दूसरी बार सेकेंडरी जो है कोई प्रस्ताव आया है। एक और विद्यार्थी आए हैं, मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हम मॉडल पेपर पर बहुत जल्द चर्चा करेंगे। आपकी जिज्ञासाएं मैं समझ सकता हूं। हमारा मॉडल पेपर होली के बाद में होने वाला है। 20 तारीख तक होली का वैकेशन रहेगा। 21 या 22 तारीख को आपका मॉडल पेपर आपके सामने होगा। आप वो क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हाँ जी, होली के बाद हमारा मॉडल पेपर होगा, उस पर हम होली के बाद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने चर्चा की द्विसदनात्मक विधानसभा जो है वो क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। अब हम दोनों सदनों में से एक एक सदन को लेकर के हमारी चर्चा प्रारंभ करेंगे और
दोनों सदनों में जैसा कि राज्यसभा की बात करें तो ये क्या है, उच्च सदन है। तो पहली चर्चा हमारी किस पर हो रही है, राज्यसभा। राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के गठन की चर्चा करने के बाद हम संसद की शक्तियों पर चर्चा करेंगे कि संसद क्या क्या काम करती है, और फिर हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ये भी देखेंगे कि लोकसभा की ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, और राज्यसभा की ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा की। देखिए, काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा है और मैं एक बार फिर अभी ये जवाब देना चाहूँगा मॉडल पेपर को लेकर। क्लास 12th का जो भी स्टूडेंट बैठे हैं, तो क्लास 12th का मॉडल पेपर हमारा होली के वैकेशंस के बाद में होने वाला है। 20 तारीख के बाद आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, 21 या 22 तारीख को आपका वो पेपर होगा। जैसे ही पेपर शेड्यूल होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन। क्या है ये, उच्च सदन और द्वितीय सदन। द्वितीय सदन, उच्च सदन भी है और द्वितीय सदन भी है, सेकंड हाउस है ये। कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि लोकसभा निम्न सदन है फिर भी उसको प्रथम सदन कहते हैं, राज्यसभा उच्च सदन है फिर भी इसको द्वितीय सदन कहते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग लोकसभा करती है। जनता में से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य उसमें आते हैं, इस कारण से हम लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और प्रथम भी कहते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्तियां वहीं से प्रयुक्त की जाती है। और राज्यसभा इसलिए द्वितीय सदन बन जाता है कि वो इतनी महत्वपूर्ण शक्तियां काम में नहीं लेता जितना कि लोकसभा लेती है। इस कारण से राज्यसभा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सदन बन जाता है, लोकसभा ज़्यादा महत्वपूर्ण सदन बन जाता है। राज्यसभा उच्च सदन या द्वितीय सदन कहलाता है। पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब राज्यसभा का गठन की अगर हम बात करें तो गठन में सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा की सदस्य संख्या। राज्यसभा की सदस्य संख्या, सदस्य संख्या में हम एक तो अधिकतम सदस्य संख्या की बात करेंगे और दूसरी करेंगे वर्तमान में। अधिकतम और वर्तमान में। अधिकतम सदस्य संख्या है 250, जबकि वर्तमान में है 245 सदस्य। 5 सीटें यहां पर खाली दिखाई दे रही है, मतलब वर्तमान समय में हम 245 तक हैं, अधिकतम 250 तक जा सकती है। 5 खाली है, जो कि जम्मू कश्मीर जो कि भारत से अलग है एक हिस्सा, जिसे हम पीओके कहते हैं। अगर पीओके को भारत में शामिल किया जाता है तो फिर कंप्लीट 250 सीटें होंगी। उस क्षेत्र के लिए ही ये सीटें खाली छोड़ी गई है। तो यहाँ हम बात करें अधिकतम 250 और वर्तमान में जो 245 है, ये 245 सदस्य किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं और किस प्रकार से मनोनीत होते हैं। तो 245 दो भागों में बंट जाते हैं। कैसे, निर्वाचन और मनोनयन में। तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं और मनोनीत कितने होते हैं। निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की अगर हम बात करें तो निर्वाचित सदस्य 233 होते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। तो अगर आप 233 प्लस 12 को करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 245 सदस्य हो जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों की भी हम चर्चा करेंगे, पहले मनोनीत की कर लेते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनका मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किन क्षेत्रों से आते हैं ये आते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र हैं। कई बार कुछ लोग ये भी पूछते हैं, सर क्या खेल भी इसमें शामिल है? नहीं। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य बने थे, लेकिन वो कला के क्षेत्र से बने थे, खेल से नहीं बने थे। तो ये आपको क्षेत्र ध्यान रखने, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जबकि जो निर्वाचित सदस्य हैं
233 ये अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर के आते हैं। अब चूंकि आज की क्लास का हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो हम निर्वाचित सदस्यों पर आज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली जो क्लास होगी उस पर हम निर्वाचित सदस्यों की बात करेंगे और बचे हुए जो भी इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सभी पर हमारी बात होगी। क्लास को समाप्त करूं इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग होली के त्यौहार को बड़ी शालीनता से मनाएं। विशेष रूप से ध्यान रखें किसी भी प्रकार से आपको होली की वजह से आने वाली परीक्षाओं में कोई समस्या न हो, इसलिए आपको होली खेलनी है लेकिन ध्यानपूर्वक खेलनी है। तो एक बार फिर आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं 21 तारीख को अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट। जय हिंद।